ये कहानी एक सच्ची घटना है और एक ऐसे ठग की है जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे और यही कहोगे कि क्या सच में कोई 16 साल का लड़का इतना बड़ा ठग हो सकता है जो अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को चूना लगा दे। कहानी की शुरुआत 1969 में फ्रांस की एक जेल से होती है जहां कॉल हेनरेटी जो कि एक FBI एजेंट है एक कैदी से मिलने आता है और यही वो लड़का होता है जिसका नाम है फ्रैंक विलियम एबिगनेल जो कि एक फ्रांस की जेल में सड़ रहा होता है। जब कार्ल फ्रैंक को देखता है तो फ्रैंक की हालत तो बहुत ही खराब होती है। फ्रैंक कार्ल से बोलता है मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, मगर कार्ल को लगता है कि फ्रैंक उससे झूठ बोल रहा है और कार्ल कहता है कि मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, मगर फ्रैंक बीमार होता है और जेल के अंदर ही बेहोश हो जाता है। कार्ल फ्रैंक को बेहोश देखकर फ्रांस के पुलिस ऑफिसर्स को डॉक्टर को लाने के लिए बोलता है। पुलिस वाले फ्रैंक को ले जाकर हॉस्पिटल के बेड पर लेटा देते हैं। कार्ल उन पुलिस वालों से कहता है इसे अभी एक डॉक्टर की जरूरत है, मुझे इसे अमेरिका वापस ले जाना है, अगर ये यहाँ पड़ा मर गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग होंगे। इतने में जब पुलिस वाला फ्रैंक को देखने के लिए पर्दा हटाता है तो फ्रैंक अपनी हथकड़ियाँ छुड़ाकर भाग चुका होता है। उसने सचमुच कार्ल को बेवकूफ बनाया, पर भागकर वो जाता तो कहाँ था, तो वो जेल में ही। तभी वो कार्ल से कहता है ठीक है कार्ल, चलो घर चलते हैं। और कहानी भी यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है 6 साल पहले 1963 में, जहाँ फ्रैंक के पिता को न्यू रोशन शहर के रोटरी क्लब का लाइफ टाइम मेंबर्स अवार्ड दिया जाता है। वहीं फ्रैंक उस पार्टी में बैठा एक वाइन की बोतल का लेबल उखाड़ रहा होता है जो कि उसकी एक पुरानी आदत है, और ये लड़का आगे जाकर क्या क्या उखाड़ेगा ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। तभी फ्रैंक के पिता स्टेज पर आकर एक ऐसी स्पीच देते हैं जिसे सुनकर फ्रैंक इतना इंस्पायर होता है कि आगे चलकर यही स्पीच उसकी जिंदगी बदलने वाली होती है। 2 चूहे दही से भरी बाल्टी में गिर गए थे। पहला वाला बहुत जल्दी हार मान गया और डूब गया, लेकिन दूसरे ने हार नहीं मानी। उसने इतनी कोशिश की कि आखिरकार दही को मत कर मक्खन बना डाला और उस पर चढ़कर बाहर आ गया। और फ्रैंक के पिता ने कहा कि जेंटलमैन, मैं वो दूसरा वाला चूहा हूँ। फ्रैंक को ऐसा लगा कि ये स्पीच उसके पिता ने उसके लिए ही कही है। और फिर घर आने के बाद जब फ्रैंक अपनी माँ के साथ डांस कर रहा होता है तब उसके पिता उसे बताते हैं कि कैसे वो उसकी माँ को एक फ्रांस के गाँव में मिले थे। फिर उसके पिता खुद उसकी माँ के साथ डांस करने लगते हैं और ये रात ऐसे ही गुजर जाती है। अगले दिन सुबह सुबह फ्रैंक के पिता उसके कमरे में आते हैं और उसे जल्दी से उठने के लिए बोलते हैं ताकि वो उनके साथ एक जरूरी मीटिंग में जा सके। पर फ्रैंक के पास कोई भी ब्लैक सूट नहीं होता, इसलिए सबसे पहले वो जाकर एक ब्लैक सूट खरीदते हैं। फ्रैंक के पिता उसे ये गाड़ी एक बैंक के सामने रोकने के लिए बोलते हैं और फिर फ्रैंक को कहते हैं कि उतर कर मेरे लिए ये दरवाजा खोलो। फ्रैंक के पिता ये सब इसलिए करते हैं ताकि वो मैनहट्टन बैंक के मैनेजर को ये सब दिखा सके कि वो कितने अमीर हैं। असल में फ्रैंक के पिता बैंक में लोन लेने के लिए आते हैं, पर बैंक वाले उन्हें लोन नहीं देते क्योंकि उन्होंने अपना इनकम टैक्स नहीं भरा होता। असल में फ्रैंक के पिता की हालत बहुत ही खराब चल रही होती है। वो अपनी गाड़ी बेच देते हैं और अपना घर भी, और एक नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं। मगर फ्रैंक की माँ ये सब देखकर बहुत ही दुखी होती है। फिर एक दिन जब फ्रैंक किचन में कुछ पैनकेक्स बना रहा होता है, उसके पिता उसके पास आते हैं और उसे एक चेक बुक देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे नाम से एक बैंक अकाउंट खोला है, मैंने उसमें $25 रखे हैं, जो चाहे वो खरीद लेना और अपनी माँ को कुछ भी मत बताना। असल में उस दिन फ्रैंक का 16वां जन्मदिन होता है। फ्रैंक अपने पिता से पूछता है कि आपको तो उस बैंक ने लोन देने से मना किया था, फिर उस बैंक में आपने अकाउंट क्यों खोला है? तब उसके पिता उसे कहते हैं तुम्हें भी एक दिन इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, जब तुम्हें चाहिए होगा एक घर, एक कार। उनके पास बहुत पैसा है। इस बुक में 50 चेक हैं। इसका मतलब आज से तुम इस बैंक का एक हिस्सा हो। तुम्हें एक बड़ा काम करना है। फ्रैंक की माँ उसे अपनी गाड़ी में उसके नए स्कूल में छोड़ने आती है। उसकी माँ कहती है कि
तुम्हें यहाँ यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं, पर फ्रैंक कहता है कि मुझे इसकी आदत है। स्कूल के अंदर जाकर फ्रैंक एक लड़की से फ्रेंच क्लास के लिए रूम नंबर 17 कहाँ पर है ये पूछ ही रहा होता है कि पीछे से एक मोटा भैंसा आता है और उसे टक्कर मारता है। और फिर फ्रैंक क्लास में जब पहुँचता है तो देखता है उसी मोटे भैंसे की क्लास भी वही है। फ्रैंक देखता है इस क्लास में तो सभी लोफर भरे पड़े हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर फ्रैंक अपना शैतानी दिमाग चलाता है, वो ब्लैक बोर्ड पे अपना नाम लिखने लगता है और जोर से कहता है कि चुप हो जाओ और अपनी सीट पर जाकर बैठो, मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ। उसकी जेंटलमैन लुक देखकर और कोट पहने देखकर सभी स्टूडेंट उससे एक खड़ूस स्ट्रिक्ट टीचर समझने लगते हैं। फ्रैंक क्लास को पढ़ाना शुरू कर देता है। वो उस मोटे भैंसे को उठाता है और कहता है कि पैराग्राफ 5 पढ़कर सुनाओ। पर उस क्लास की असली टीचर आ जाती है और वो कहती है कि रोबोटा की जगह मैं पढ़ाने आई हूँ। पर फ्रैंक कहता है कि रोबोटा की जगह हमेशा मैं आता हूँ। और वो दूसरी टीचर नाराज होकर चली जाती है और कहती है कि मैं दोबारा यहाँ पढ़ाने नहीं आऊंगी। कुछ दिन बाद स्कूल का प्रिंसिपल फ्रैंक के माता पिता को बुलाता है और उन्हें बताता है कि आपका बेटा पिछले एक हफ्ते से मिसेस ग्लेयर की जगह फ्रेंच क्लासेस ले रहा है। आपका बेटा यहाँ टीचर बनने का नाटक कर रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है और होमवर्क भी दे रहा है। इतना ही नहीं, उसने टीचर और पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग रखी और एक ट्रिप भी प्लान किया है। क्या गजब का टोपीबाज लड़का है। जब उसके पिता बाहर आकर उससे मिलते हैं तो हंसते हैं। एक दिन जब फ्रैंक घर आता है तो वो अपनी माँ को आवाज देता है। वो असल में ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसकी माँ एक आदमी के साथ कमरे से बाहर निकलती है। असल में वो दोनों एक दूसरे से लगे पड़े होते हैं। उस आदमी का नाम जैक बांस होता है। फ्रैंक की माँ उसे बताती है कि ये उसके पिता के दोस्त हैं और क्लब से हैं और ये उनकी मदद भी करेंगे। मैं तो इन्हें अपना बस घर दिखा रही थी। वो आदमी फ्रैंक के साथ हेलो मिलाता है और निकल लेता है। फिर फ्रैंक की माँ अपनी बातों से ऐसा पर्दा डालने की कोशिश करती है कि मानो वो दोनों अंदर कुछ नहीं, बस भजन कर रहे थे। एक दिन फिर जब फ्रैंक घर आता है तो वो देखता है उनके सोफे पर एक ब्लैक कोट और एक हैट पड़ी होती है। असल में वो आदमी एक वकील होता है। फ्रैंक की माँ उसके पिता से तलाक ले रही होती है। फ्रैंक अपने डैड से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो वकील फ्रैंक को कहता है कि तुम तलाक के बाद किसके साथ रहना चाहते हो। वो उसे एक डॉक्यूमेंट देता है और उसे कहता है तुम जिसके साथ रहना चाहते हो सोच समझकर किचन में जाकर उसका बस नाम लिख दो। पर उस वक्त फ्रैंक को कुछ भी समझ नहीं आता। वो घबरा जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट सन 1969 में चली जाती है, जहाँ पेरिस के एक होटल में एजेंट कोल के साथ दो पपलू टपलू होते हैं और फ्रैंक को हथकड़ियाँ लगाकर कुर्सी पर बिठाया हुआ होता है। फ्रैंक कार्ल से पूछता है कि वो अपने डैड को कब फोन कर सकता है। कार्ल उसे बताता है और बोलता है कि तुम न्यूयॉर्क जाकर ही अपने डैड से बात कर सकते हो। और यही से कहानी वापिस वहीं चली जाती है जब फ्रैंक अपने घर से भागा था। उसके पास पैसे तो नहीं थे, पर उसके पास जो चेक थे वो उनकी डेट और नाम बदल कर उन्हें कैश करवा रहा था और उसने नकली चेक्स बनाना भी शुरू कर दिया था। असल में वो अलग अलग बैंक में जाकर कई तरह के बहाने लगाकर अपना चेक कैश करवाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी बैंक दूसरे बैंक्स के चेक्स को कैश नहीं करता। पर एक दिन जब फ्रैंक सड़क पर चल रहा था तो उसने एक टैक्सी को रुकते देखा, जिसमें से एक पायलट के साथ सुंदर सुंदर कई एयर होस्टेस निकलती हैं और फ्रैंक उनके पीछे पीछे चलने लगता है। वो उस पायलट को देखता है। वो उस पायलट की यूनिफॉर्म, पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल देखकर बहुत ही इम्प्रेस होता है और पायलट बनने की ठान लेता है, वो भी नकली। उसे पायलट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, इसलिए वो हाई स्कूल का एक न्यूज रिपोर्टर बनकर पैन अमेरिका एयरलाइन में पहुंच जाता है। वहाँ वो मिस्टर मॉर्गन से मिलता है और पायलट के बारे में पूरी जानकारी लेने लगता है। मिस्टर मॉर्गन भी उसे एक स्कूल का बच्चा समझकर सभी जानकारी
भी देने लगते हैं। उनके पास FAA का एक लाइसेंस होता है जो एक्सपायर हो चुका है। वो उसे फ्रैंक को दे देते हैं ताकि वो अपने न्यूज आर्टिकल में उसे लगा सके। पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद जब फ्रैंक बाहर आता है, वो पैन अमेरिका एयरलाइन के ऑफिस में फोन करता है और उनसे कहता है कि मैं एक पायलट हूँ और मेरी यूनिफॉर्म खो गई है। वो उसे नई यूनिफॉर्म के लिए एक कंपनी के पास भेजते हैं। फ्रैंक वहां जाकर अपने लिए पायलट की एक नई यूनिफॉर्म खरीदता है। फिर फ्रैंक वो पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर नकली आईडी बनाकर सड़क पर ऐसे चल रहा होता है जैसे मानो वो असली का पायलट हो। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि एक सच्चे बेखौफ आदमी को किसी का डर नहीं होता, इसलिए वो बेखौफ बनने की कोशिश करता है। सभी लोग उसे ऐसे सड़क पर चलते हुए बहुत गौर से देखते हैं, खासकर लड़कियां। और वो सीधा बैंक में जाता है और अपना चेक कैश करवाता है। जब वो होटल्स में जाता है तब वो उन्हें भी चेक ही देता है। वो होटल वाला फ्रैंक से कहता है कि हम एयरलाइन वालों से $100 तक बेरर चेक लेते हैं और पेरोल चेक सिर्फ $300 तक। फिर क्या, फ्रैंक कमरे में जाता है और $300 का नकली पेरोल चेक बनाने लगता है और उसे लेकर सीधा बैंक में जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे अपना सैलरी चेक कैश करवाना है। बस ऐसा एक चेक चलने की देर और फिर क्या था, फ्रैंक ऐसे कई सारे चेक्स बनाने लगता है। जब फ्रैंक एक चेक को कैश करवाने के लिए बैंक में जाता है तो बैंक में उतना कैश नहीं होता। बैंक मैनेजर फ्रैंक को कहता है आप इन चेक्स को एयरपोर्ट पे भी जाकर कैश करवा सकते हैं, वो अपने लोगों का ध्यान जरूर रखते हैं। फिर क्या था, वो उस चेक को कैश करवाने के लिए सीधा एयरपोर्ट पर ही पहुंच जाता है। जब वो रिसेप्शन पर पहुंचता है तो रिसेप्शन वाली पटाखा गुड्डी उसे पूछती है क्या आप मायामी जाने वाले पायलट हैं? फ्रैंक कहता है हाँ मैं वही हूँ। और फिर फ्रैंक सीधा मायामी जाने वाले उस जहाज के पायलट कैबिन में पहुंच जाता है। वहाँ वो दूसरे पायलट से मिलता है। वो फ्रैंक से पूछते हैं कि तुम कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ाते हो? फ्रैंक कहता है 707। पर सच्चाई तो ये थी, फ्रैंक पहली बार किसी जहाज में बैठा था। वो उस प्लेन में मर्सी नाम की एक एयर होस्टेस को भी पटा लेता है और मायामी पहुंचने पर उस मर्सी की जर्सी उतारता है। अब तो फ्रैंक एक्सपर्ट बन चुका होता है लड़कियां पटाने में और लोगों को बेवकूफ बनाने में। वो बैंक में ज्यादातर ऐसी लड़कियों के पास ही जाता है जो उसकी बातों में आ जाती हैं। वो उन्हें पटा भी लेता है और बैंक की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, जैसे बैंक इन चेक्स का क्या करता है, ये चेक्स कहाँ जाते हैं और इन चेक्स पर ये जो नंबर है इनका क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। फ्रैंक नीलामी में उन मेकर मशीन कोडर को भी खरीद लेता है जो चेक्स पर नंबर छापने के काम आती हैं। और यहीं से काल को पहली बार फ्रैंक की करतूतों का पता चलता है। वही काल अपने साथियों को ये बताता है कि कैसे ये ठग नए नए बैंक अकाउंट्स खोलता है और उन चेक्स के नीचे जो मिक्रिंग नंबर होते हैं उन्हें बदल देता है, जिनसे ये चेक उस ब्रांच में नहीं पहुंचते और बाउंस हो जाते हैं और पूरी कंट्री में घूमते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक अपने डैड से मिलता है। वो अपने डैड को उस समय की सबसे मशहूर कैडिलैक कार की चाबी देता है, पर उसके डैड वो कार नहीं लेते। वो फ्रैंक से कहते हैं तुम्हें पता है ना, अगर मुझे IRS वालों ने नई कार चलाते देख लिया तो क्या होगा? मैं ट्रेन से आया था फ्रैंक और ट्रेन से ही जाऊंगा। वो कहते हैं तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, 2 चूहे बाल्टी में गिर गए थे फ्रैंक, बोलो उनमें से मैं कौन सा हूँ? फ्रैंक कहता है आप दूसरे वाले चूहे हो डैड, तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? फ्रैंक कहता है लॉस एंजलिस हॉलीवुड। फ्रैंक के डैड उसके पास आकर कान में कहते हैं यहाँ हम सब तो बस उल्लू के पट्टे हैं। और दूसरी ओर एजेंट काल पपलू टपलू के साथ फ्रैंक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो तीनों एक होटल में पहुंचते हैं जहां कभी फ्रैंक रुका था। वो उस होटल के मैनेजर से वो चेक ले लेते हैं और चलने लगते हैं। मैनेजर कहता है अच्छा है, मैं अपने कस्टमर को परेशान नहीं करना चाहता। काल कहता है क्या मतलब, वो अभी भी यही है? मैनेजर कहता है रूम नंबर 201 में। जब फ्रैंक उस होटल में अपने कमरे की ओर जा रहा होता है तो सीढ़ियों पे उसे एक अंधा आदमी मिलता है जिसका नाम मिस्टर मर्फी होता है। फ्रैंक उससे हालचाल पूछता है और अपने कमरे में चला जाता है। वहीं पीछे पीछे थोड़ी देर में काल भी उसके कमरे में
पहुंच जाता है। कार्ल जोर से चिल्लाता है FBI, पर कमरे में कोई नहीं होता। वो सारा सामान उस कमरे में रखा हुआ होता है जिससे नकली चेक्स बनाए जाते हैं, वो प्रिंटिंग टाइपराइटर भी। तभी बाथरूम से फ्लश की आवाज आती है और फ्रैंक बाथरूम से बाहर निकलता है। ये वो पहली सिचुएशन होती है जब कार्ल और फ्रैंक एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। कार्ल फ्रैंक के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है अपने हाथ ऊपर करो, पर फ्रैंक ऐसा कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसने हमेशा निडर रहना ही सीखा है। वो कार्ल को कहने लगता है ये जो टाइपराइटर है इससे 5 सेकंड में लिखावट बदल सकते हैं। इस कमरे में 200 से ज्यादा चेक पड़े हैं और स्याही भी। तुम लेट हो गए। मेरा नाम बैरी एलन है और मैं यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस से हूँ। उसने खिड़की से भागने की कोशिश की और मेरे साथी ने उसे सीढ़ियों पे दबोच लिया। फ्रैंक कहता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ FBI उसके पीछे है? वो सरकारी चेक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। हम कई महीनों से उसका पीछा कर रहे थे। मगर कार्ल उसका यकीन नहीं करता। वो फ्रैंक को उसकी ID दिखाने को बोलता है। फ्रैंक अपनी जेब से पर्स निकालता है और कहता है ये लो, मेरा पूरा पर्स ही रख लो। कार्ल पर्स को खोलने वाला ही होता है, तभी फ्रैंक कार्ल को कहता है यहाँ खिड़की पर आकर देखो, मेरा साथी उसे कार में बिठा रहा है। असल में गाड़ी में बैठने वाले वो आदमी मिस्टर मर्फी होते हैं जो फ्रैंक को सीढ़ियों पर मिले थे। तभी कार्ल कहता है मुझे नहीं पता था इस पर सीक्रेट सर्विस की नजर भी है। फिर फ्रैंक कार्ल से उसका नाम पूछता है और उसे अपनी ID दिखाने को बोलता है। फ्रैंक कहता है खैर कोई बात नहीं कार्ल, अगर तुम 5 मिनट पहले आए होते तो इसे तुमने अरेस्ट किया होता। कार्ल कहता है मैं नीचे जाकर उस आदमी को देखना चाहता हूँ। फ्रैंक कहता है मुझे ये सबूत नीचे गाड़ी में छोड़ने दो, मैं नहीं चाहता कोई नौकर आके यहाँ इन सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे, तब तक तुम यहाँ रुको। तभी फ्रैंक अपना टाइपराइटर उठाकर और अपने चेक्स लेकर नीचे जाने ही लगता है। तभी कार्ल कहता है रुको, ये लो अपना वॉलेट। फ्रैंक कहता है तुम कुछ देर इसे अपने पास रखो, मुझे तुम पर भरोसा है। और फ्रैंक वहाँ से नीचे चला जाता है। कार्ल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और उस कमरे में वेट करने लगता है फ्रैंक के वापस आने का। उसके हाथ में अभी भी फ्रैंक का दिया हुआ पर्स होता है। वो जब सोचने लगता है कि सीक्रेट सर्विस इसके पीछे कैसे हो सकती है, वो जब उसका पर्स खोलकर देखता है तो उस पर्स में सिर्फ फ्रैंक द्वारा इकट्ठे किए गए उन बोतल्स के लेबल्स होते हैं जो फ्रैंक को इकट्ठा करने की पुरानी आदत होती है ताकि उसका पर्स हमेशा भारी लगे। तभी कार्ल उसे जब खिड़की से देखता है तो फ्रैंक वहाँ से भाग रहा होता है। वो कहता है ये तो मेरी बेवकूफी थी, मतलब एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है उसने FBI के एक स्मार्ट एजेंट को बेवकूफ बना डाला। कार्ल उन पपलू टपलू के साथ अपने बॉस के सामने बैठा हुआ होता है। वो कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसका बॉस कहता है इसे भूल जाओ, ऐसे हजारों ठग हैं जो इस शहर में रहते हैं। कार्ल कहता है मैं उसे पकड़ सकता था। एक ठग की सबसे बड़ी बेवकूफी होती है अपना चेहरा दिखाना। मैंने उसे देखा है और मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। वहाँ फ्रैंक पायलट के बारे में और जानकारी लेने के लिए मिस्टर मॉर्गन के पास पहुँच जाता है। मिस्टर मॉर्गन अखबार में उस बैंक चोर आसमानी ठग के बारे में पढ़ रहे होते हैं, पर उन्हें क्या पता वो आसमानी ठग तो उनके सामने बैठा है। मिस्टर मॉर्गन बोलते हैं अखबार वाले तो उसे बहुत पसंद करते हैं, वो उसे जेम्स बॉन्ड बुलाते हैं। जेम्स बॉन्ड कौन है ये जानने के लिए फ्रैंक उसकी फिल्में देखने लगता है। वो उससे इतना इंस्पायर होता है कि फिल्मों में पहना सूट और उसके जैसी स्पोर्ट्स कार भी खरीद लेता है। वो शहर के सबसे बड़े होटल में जाता है और वहाँ एक कमरा लेता है। वो अपने कमरे में जाने ही वाला होता है कि उसके साथ वाले कमरे के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी होती है जो शहर की जानी मानी एक एक्ट्रेस होती है। फ्रैंक उसे हेलो बोलता है और वो भी आगे से हाय बोलती है। फ्रैंक उससे पूछता है क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? वो कहती है मैं एक मशहूर मैगजीन के कवर पर आ चुकी हूँ। फ्रैंक कहता है हाँ तुम वही मॉडल हो ना शेरल जिसके पोस्टर लड़के अपनी अलमारी में सजाते थे। वो पूछती है क्या वो सिल्वर कलर की गाड़ी तुम्हारी है? फ्रैंक कहता है हाँ वो मेरी है। वो कहता है क्या मुझे एक ऑटोग्राफ मिल सकता है? वो बोलती है क्या तुम्हारे कमरे में पेन होगा? वहाँ दूसरी तरफ कार्ल बूढ़ी औरतों के साथ मिलकर अपने कपड़े सुखा रहा होता है और वहाँ फ्रैंक लगा पड़ा हुआ होता है। तभी वो मॉडल टेबल पर पड़े उन कार्ड्स को देखती है और पूछती है ये कार्ड्स तुमने कितने में खरीदे? इनकी कीमत क्या है?
फ्रैंक कहता है मालूम नहीं, शायद 55 सेंट। वो मॉडल कहती है अगर इन कार्ड्स की जगह मैं बिक रही होती तो तुम कितनी कीमत लगाते मेरी? फ्रैंक उससे पूछता है तुम किसकी कीमत लगाने की बात कर रही हो? वो कहती है इस पूरी रात की। फ्रैंक कहता है मुझे नहीं पता। वो कहती है घबराओ मत, मेरी कीमत लगाओ। फ्रैंक कहता है $300। वो कहती है नहीं और बढ़ाओ। फ्रैंक फिर बोलता है $500। वो कहती है और बोलो। फिर जब फ्रैंक बोलता है $1000 तो वो मान जाती है। फ्रैंक कहता है ठीक है, मैं अभी नीचे जाकर अपना चेक कैश करवा कर लाता हूँ। वो कहती है तुम्हें इतनी रात को नीचे नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हें देखकर हैरान हो जाएंगे। मुझे दिखाओ तुम्हारे पास कौन सा चेक है। फ्रैंक के पास $1000 वाला चेक होता है पर वो उसे $1400 वाला चेक दिखाता है। वो कहती है तुम मुझे ये चेक दे दो। फ्रैंक कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमारी बात $1000 में हुई है और ये चेक $1400 का है। तभी वो अपने ऊपर वाले तहखाने से $400 निकालती है और फ्रैंक को दे देती है और फ्रैंक भी उसे अपना $1400 वाला चेक दे देता है। फ्रैंक को $400 भी मिल जाते हैं और मजे भी। और फिर दोनों शुरू हो जाते हैं। एक दिन जब कार्ल क्रिसमस वाले दिन अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा होता है तभी फ्रैंक उसे कॉल करता है। फ्रैंक कार्ल से कहता है मैं काफी देर से तुमसे बात करना चाहता था। लॉस एंजलिस में जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कार्ल कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं जल्द ही तुम तक पहुँच जाऊंगा। कार्ल फ्रैंक को कहता है अगर तुम बात करना चाहते हो तो आमने सामने आकर बात करो। फ्रैंक कहता है ठीक है, मैं स्टू बेसेंट आर्म्स होटल में हूँ, रूम नंबर 3113 में, और सुबह मैं वीकेंड मनाने के लिए लॉस वेगस निकल जाऊंगा। मगर कार्ल उसे कहता है मैं तुम्हारी बातों में अब नहीं आने वाला, तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। ना तो तुम उस होटल में हो और ना उस रूम में, तुम जितना चाहे उड़ लो, मैं तुम्हें जल्द ही पकड़ लूंगा। तुमने मुझे इसलिए फोन किया क्योंकि तुम्हारा कोई है ही नहीं जिससे तुम बात कर सको। और ये सुनकर फ्रैंक फोन को रख देता है। पर सुबह जब फ्रैंक अपने होटल से निकलता है तो वो सचमुच उसी होटल में और उसी कमरे में रह रहा था। पर कार्ल ने उस पर यकीन नहीं किया क्योंकि उसे पता था वो उस पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने सच बोला था। एक दिन कार्ल जब रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीते पीते फ्रैंक से मिले सबूतों की छानबीन कर रहा होता है तभी वहाँ एक लड़का उसके पास आता है और कहता है क्या आप कॉमिक बुक्स के कलेक्टर हैं क्या? कार्ल कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो? वो लड़का कहता है बैरी एलन, कॉमिक्स बुक का हीरो, सुपर हीरो होने से पहले जिसका नाम बैरी एलन था। ये वही नाम होता है जो फ्रैंक ने कार्ल को उस होटल में बताया था। कार्ल उन पपलू टपलू को जल्दी से फोन करके बोलता है कि वो एक बच्चा है जो बैरी एलन कॉमिक बुक्स पढ़ता है। तुम लोग जल्दी से पता लगाओ कि न्यूयॉर्क शहर के कितने बच्चे घर से भागे हुए हैं। मुझे उसकी बातों से लगा कि वो न्यूयॉर्क से ही है। और वो तीनों पता लगाते लगाते सीधा फ्रैंक की माँ के पास ही पहुँच जाते हैं। असल में फ्रैंक की माँ ने दूसरी शादी कर ली होती है उसी बड़ाऊ के साथ जो उसके घर में उसके साथ लगा पड़ा था। वो उसकी माँ से पूछते हैं कि आपने रिपोर्ट लिखाई थी कि आपका बेटा घर से भागा हुआ है। कार्ल उसकी माँ से पूछता है क्या आपके बेटे की कोई आपके पास तस्वीर या फोटो है? फ्रैंक की माँ उन्हें एक पुरानी एल्बम दिखाती है जहाँ फ्रैंक की फोटो लगी होती है। कार्ल जैसे ही उसकी फोटो देखता है वो उसे पहचान लेता है और FBI के सभी दफ्तरों में फ्रैंक की फोटो को भेजने के लिए उन पपलू टपलू को बोलता है। फ्रैंक की माँ बोलती है क्या फ्रैंक ठीक है? तभी कार्ल उसे कहता है आपका बेटा नकली चेक कैश करता है। तभी उसकी माँ कहती है कि रुको, उसने जितना भी लिया है मैं वापस कर देती हूँ, मैं एक चर्च में पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। कार्ल कहता है अब तक हो गए होंगे 15 करोड़। ये सुनकर उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। उधर फ्रैंक अटलांटा जॉर्जिया में अपनी पार्टी के मजे ले रहा होता है। उस पार्टी में फ्रैंक के एक दोस्त को चोट लग जाती है जिसके चक्कर में फ्रैंक को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तभी फ्रैंक एक लड़की को देखता है जिसका नाम ब्रेंडा होता है जो रो रही होती है क्योंकि डॉक्टर ने उसे अभी अभी डांटा होता है। वो कहती है यहाँ मेरा पहला हफ्ता है, वो मेरी गलतियों की वजह से मुझे निकाल देंगे। फ्रैंक कहता है तुम अपना काम अच्छे से कर सकती हो, तुम मुझे बताओ मेरा दोस्त कहाँ एडमिट है। वो उसे बताती है। फ्रैंक उसे कहता है देखा ये कितना आसान था। फ्रैंक उसे अपनी बातों से पटा लेता है और पूछता है कि क्या इस हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की जरूरत है? ब्रेंडा कहती है मुझे पता नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? तभी फ्रैंक कहता है मैं एक डॉक्टर
डॉक्टर हूँ। फ्रैंक जो कि नकली चेक्स बनाने में एक्सपर्ट है, अपनी नकली डॉक्टर की झूठी डिग्री बनाकर उस हॉस्पिटल के हेड के पास इंटरव्यू के लिए पहुंच जाता है। बस फिर क्या था, फ्रैंक को उस हॉस्पिटल के हेड को उल्लू बनाने में कितना टाइम लगता। फ्रैंक उस हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर नाइट जॉब करना शुरू कर देता है। फ्रैंक को डॉक्टर का डी भी मालूम नहीं होता। वो टीवी देखकर सब कुछ सीखना शुरू कर देता है। एक दिन जब रात का समय होता है, फ्रैंक अपने डॉक्टर वाले केबिन में बैठा हुआ होता है। तभी ब्रेंडा उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आती है और कहती है आपको इन पर साइन करने हैं। वो अपने दांत दिखाने की कोशिश कर रही होती है। फ्रैंक उसकी तरफ देखता है और कहता है तुमने अपने ब्रेसलेट्स निकाल दिए। वो कहती है हाँ, मैं कब से आपको यही दिखाने की कोशिश कर रही थी। फ्रैंक उसे कहता है मेरे पास आकर मुझे दिखाओ। बस फिर क्या था, ना थी उस दिन चांदनी रात तो ना था उस दिन जुम्मा, पर फिर भी फ्रैंक ने दे डाला चुम्मा। बस फिर वो दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। तभी फ्रैंक को इमरजेंसी रूम में बुलाने के लिए एक अनाउंसमेंट होता है। ब्रेंडा कहती है आपको वहाँ जाना चाहिए। तभी फ्रैंक इमरजेंसी रूम में पहुँचता है। वो देखता है एक लड़के को बहुत ही चोट लगी है और उसके पैर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। तभी फ्रैंक दूसरे डॉक्टर से पूछता है क्या हुआ, क्या बात है। डॉक्टर एशले बताते हैं कि साइकिल से गिरने से इसे फ्रैक्चर हुआ है, पर फ्रैंक अंदर से बहुत ही घबराया हुआ होता है। तभी फ्रैंक डॉक्टर हैरिस से ये पूछता है डॉक्टर हैरिस क्या आप सहमत हैं। डॉक्टर हैरिस पूछता है किससे सहमत सर। वो कहता है जो डॉक्टर एशलैंड बता रहे हैं उनकी बातों से। डॉक्टर हैरिस कहते हैं हाँ ये एक साइकिल एक्सीडेंट है जो इस लड़के ने बताया है। तो फ्रैंक कहता है तो फिर मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है आप इस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। और ये कहकर फ्रैंक इस सिचुएशन से वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा बाथरूम में जाता है और वहाँ जाकर उल्टी कर देता है। और दूसरी तरफ कार्ल फ्रैंक को ढूंढते ढूंढते उसके पिता के पास पहुँच जाता है और कहता है आपका बेटा बड़ी मुसीबत में है। तभी कार्ल कहता है अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी हो तो आप इस नंबर पर मुझे फोन कर सकते हैं। वो उस नंबर को टेबल पर रखता है और अचानक उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ जाती है जो फ्रैंक हमेशा अपने डैड को लिखता रहता है। कार्ल जल्दी से उस चिट्ठी के एड्रेस को नोट कर लेता है जहाँ से वो आई थी। फ्रैंक के पिता कार्ल को कहते हैं अगर तुम एक बाप होते तो जरूर समझते, मैं मरते दम तक अपने बेटे को बचाऊंगा। कार्ल कहता है जानता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है जल्दी से पपलू टपलू को फोन करता है और उस एड्रेस पर जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ फ्रैंक ब्रेंडा से लगा हुआ होता है। वो ब्रेंडा को कहता है कि मुझसे इंतजार नहीं होता। ब्रेंडा उसे अपनी दुखभरी कहानी सुनाती है कि कैसे उसने पहले ही एक अबॉर्शन कराया हुआ है, इसलिए वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती। तभी फ्रैंक उसे कहता है कि अगर तुम्हारी शादी एक डॉक्टर से हो जाए। फ्रैंक को पता था कि उसका ये डॉक्टर वाला खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जैसे ही उसे पता चलता है कि ब्रेंडा के पिता एक वकील हैं, वो वकील बनने की भी सोचने लगता है। तभी कार्ल फ्रैंक के एटलांटा वाले घर में पहुंच जाता है जहां फ्रैंक पार्टी कर रहा था। वो दीवार पर देखता है उसकी एक नकली डिग्री होती है जो कि एक डॉक्टर की है। और दूसरी ओर फ्रैंक ब्रेंडा के घर उसके डैड से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। ब्रेंडा के डैड फ्रैंक को प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं। अब फ्रैंक को प्रार्थना का क्या मालूम, वो वही दो चूहों वाली कहानी सुनाता है। दो चूहे दही की बाल्टी में गिर गए थे। एक ने कोशिश नहीं की और डूब के मर गया और दूसरे ने इतनी कोशिश की कि दही को मत कर मक्खन बना डाला और उस पर चढ़कर बाहर आ गया। ये सुनकर ब्रेंडा की फैमिली तो बहुत खुश हो जाती है। तभी ब्रेंडा की माँ फ्रैंक से पूछती है क्या तुम्हें पता है यहाँ न्यू ओरलियन में तुम्हें कौन से हॉस्पिटल में काम करना है। फ्रैंक कहता है मुझे वापिस में अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू करनी है। तभी ब्रेंडा के पिता हैरान होते हैं और कहते हैं तुम एक डॉक्टर हो या वकील। ब्रेंडा के पिता पूछते हैं तुमने कौन से स्कूल से लॉ पास की है। फ्रैंक कहता है बार्ले। और सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इत्तेफाक से ब्रेंडा के पिता ने भी उसी स्कूल से ही अपनी लॉ की होती है। ये कहकर तो फ्रैंक उस सिचुएशन में फंस जाता है। ब्रेंडा के पिता उससे पूछते हैं कि जब तुम बर्कले में पढ़ते थे तो क्या वो खूसट हॉलिंग्सबर्थ उस समय पढ़ाता था। फ्रैंक कहता है हाँ वो बूढ़ा खूसट हॉलिंग्सबर्थ। तभी ब्रेंडा के डैड उससे पूछते हैं उसका कुत्ता बताओ फ्रैंक उसके कुत्ते का क्या नाम था। फ्रैंक को कहाँ पता उसके कुत्ते का क्या नाम था। सभी उसे घूर घूर के देखने लगते हैं। फ्रैंक को पता नहीं होता वो क्या बोले। तभी वो कहता है आई एम सॉरी, वो कुत्ता मर गया। और किसी तरह फ्रैंक इस सिचुएशन को हैंडल करता है। और दूसरी तरफ कार्ल पपलू टपलू के साथ पूरी पुलिस फोर्स लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो देखता है उसका टाइपराइटर वहाँ पड़ा होता है। फ्रैंक वहाँ नहीं होता क्योंकि फ्रैंक तो न्यू ओरलियन में होता है ब्रेंडा के घर में। और ब्रेंडा के
के पिता के साथ अपनी शादी की बात कर रहा होता है। वो ब्रेंडा के पिता से पूछता है अगर मुझे यहाँ न्यू ऑरलियन में लॉ की प्रैक्टिस करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ से स्टोरी 1969 में पहुँच जाती है, जहाँ कार्ल फ्रैंक को लेकर न्यूयॉर्क जा रहा होता है और दोनों जहाज में बैठे हुए होते हैं। तभी कार्ल फ्रैंक से पूछता है मैं ये कभी समझ नहीं पाया कि तुमने लुसियाना इंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग कैसे की। फ्रैंक बोलता है, वो कहता है कार्ल मैं लंबे समय के लिए जेल जा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है इससे। कार्ल कहता है आज नहीं तो कल पता कर ही लूंगा कि तुमने ये कैसे किया। यहाँ से स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ ब्रेंडा के पिता फ्रैंक को उसका नया डेस्क दिखाते हैं जहाँ वो लॉ की प्रैक्टिस करेगा और फ्रैंक अब वकीलों वाली फिल्में देखना शुरू कर देता है। तभी एक दिन ब्रेंडा के पिता और उसकी माँ को घर पर रोमांस करता देखकर फ्रैंक को अपने पिता की याद आती है और वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। फ्रैंक अपने पिता से मिलता है, वो एक बार में बैठे होते हैं। फ्रैंक उन्हें अपनी शादी का कार्ड देता है और कहता है आपको अब किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अब लाइफ में सेट होने वाला हूँ। तभी उसके पिता बताते हैं कि तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो FBI एजेंट घर पर आया था। उसके डैड कहते हैं तुम्हें पता है इनसे कैसे बचना है। फ्रैंक कहता है डैड प्लीज मुझसे कहिए ये सब बंद करने को। उसके डैड कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते। तभी कुछ दिन बाद क्रिसमस वाले दिन फ्रैंक कार्ल को फिर से ऑफिस में फोन करता है और उससे कहता है मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ। तभी कार्ल उसे कहता है तुम 40 करोड़ चुरा चुके हो, इससे निकलना इतना आसान नहीं है फ्रैंक। फ्रैंक कहता है मैं समझौता चाहता हूँ। कार्ल उसे बताता है कोई समझौता नहीं, तुम बस पकड़े जाने वाले हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। फ्रैंक उसे कहता है ठीक है कार्ल जैसा तुम चाहो। फिर वो मैरी क्रिसमस बोलकर फोन रख देता है। कार्ल फ्रैंक की शादी की बात सुनकर वो पपलू टपलू को बोलता है जाओ लुसियाना के जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो लेकर आओ। पपलू टपलू बोलते हैं अब तक तो उसने नाम भी चेंज कर लिया होगा। तभी कार्ल बताता है कि वो नाम नहीं चेंज कर सकता, अगर उसे नाम चेंज करना है तो लड़की भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि लड़की के लिए तो वो फ्रैंक कॉर्नर है। फिर हम देखते हैं फ्रैंक की शादी की पार्टी चल रही होती है पर शादी अभी तक नहीं हुई होती। तभी वहाँ कार्ल अपने पपलू टपलुओं के साथ वहाँ पार्टी में पहुँच जाता है। तभी फ्रैंक भी उन तीनों को वहाँ देख लेता है और वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। वो ब्रेंडा को अपने साथ कमरे में ले जाता है और अपनी पूरी सच्चाई उसे बताने लगता है। वो ब्रेंडा से पूछता है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। ब्रेंडा कहती है हाँ। वो कमरे में नोटों से भरे बैग देखकर हैरान हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। फ्रैंक ब्रेंडा से बोलता है ना तो मैं एक डॉक्टर हूँ, ना वकील और ना पायलट। जब मैं घर से भागा था तो मैं सिर्फ 16 साल का था। ब्रेंडा कहती है नहीं नहीं तुम फ्रैंक कॉर्नर हो और तुम्हारी उम्र 28 साल है। ब्रेंडा फ्रैंक से पूछती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फ्रैंक कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, हम जहाँ चाहे रह सकते हैं। ब्रेंडा कहती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी फ्रैंक खिड़की से भागने वाला होता है। वो ब्रेंडा से कहता है तुम 2 दिन में मुझे इंटरनेशनल मायामी एयरपोर्ट पे मिलना, तुम टैक्सी लेकर वहाँ सुबह 10 बजे पहुँच जाना, मुझसे वादा करो तुम वहाँ जरूर आओगी। ब्रेंडा कहती है मैं वादा करती हूँ। तभी ब्रेंडा कहती है प्लीज जाने से पहले मुझे अपना असली नाम बताओ। तभी फ्रैंक उसे अपना असली नाम बताता है और कहता है मेरा नाम है फ्रैंक विलियम एबिगनेल जूनियर। जब तक कार्ल उस कमरे में पहुंचता है फ्रैंक नोटों से भरे दोनों बैग लेकर भाग चुका होता है। 2 दिन के बाद जब फ्रैंक ब्रेंडा को लेने के लिए उस एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वो दूर से ब्रेंडा को देखता है। जब वो ब्रेंडा के पास जाने वाला ही होता है वो देखता है कि ब्रेंडा के आसपास तो पुलिस वाले होते हैं। वो पुलिस वाले फ्रैंक को पकड़ने के लिए पूरे एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं और फ्रैंक के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, पर फ्रैंक ब्रेंडा से नहीं मिलता और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वह कार्ल फ्रैंक को पकड़ने के लिए उस एयरपोर्ट पे कम से कम 100 पुलिस वालों को लगा देता है और कहता है आज नहीं तो कल वो जहाँ जरूर आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। वो पपलू टपलू कहते हैं क्या सर वो कहीं और से नहीं भाग सकता। तभी कार्ल कहता है नहीं क्योंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए वो यहीं से भागेगा। तभी फ्रैंक एक फोन बूथ से एक कॉल करता है और कहता है मैं फ्रैंक रॉबर्ट बोल रहा हूँ
और मैं सभी यूनिवर्सिटीज को बताना चाहता हूँ कि पैन एम का इस साल का रिक्रूटमेंट प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मैं कल सुबह आप लोगों को आपके कैंपस में मिलने आऊंगा। फ्रैंक वहाँ जाकर ये कहता है, दिन के आखिरी तक मैं यहाँ से 8 लड़कियाँ चुनूंगा जो आने वाले समय में पैन एम की एयर होस्टेस बनेंगी, और ये 8 लड़कियाँ मेरे साथ यूरोप में पब्लिक रिलेशन टूर पर रहेंगी, जहाँ उन्हें व्यक्तिगत तौर पे ट्रेन किया जाएगा, जो पैन एम एयर होस्टेस के लिए बहुत जरूरी है। वो वहाँ से खूबसूरत 8 लड़कियों को चुन लेता है और यूनिफॉर्म पहनकर वो एयरपोर्ट की ओर निकल चलते हैं। वो भी उस एयरपोर्ट पे जहाँ बहुत सारी पुलिस फोर्स उसे पकड़ने के लिए लगी होती है। जब वो 8 लड़कियाँ एक साथ सुंदर ड्रेस पहनकर फ्रैंक के साथ चल रही होती हैं, तो सभी एयरपोर्ट के लोगों, सभी पुलिस वालों का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है और वो लोग भूल जाते हैं कि उनके बीच जो पायलट बनकर चल रहा है वही फ्रैंक है। और फ्रैंक ने उन सभी पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी में एक आदमी को यूनिफॉर्म पहनाकर बिठाया हुआ होता है। सभी पुलिस वाले उसे फ्रैंक समझकर उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ते हैं। तभी वो लड़का कहता है, मैं तो एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, मुझे एक आदमी ने $100 दिया था ये वर्दी पहनकर टैक्सी में बैठने के लिए। और तब तक फ्रैंक उन 8 लड़कियों के साथ यूरोप के लिए उड़ जाता है। कार्ल और इतनी बड़ी पुलिस फोर्स को बेवकूफ बना जाता है। फिर 7 महीने के बाद सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका। कार्ल अपने बॉस को बताता है, अब तो ये लड़का हद से ज्यादा ही बाहर हो गया है। कार्ल फ्रैंक के उन चेक्स को लेकर 2 बुढ़ाऊ लोगों के पास जाता है। वो बुढ़ाऊ लोग कार्ल को बताते हैं, ये तो बिल्कुल एक असली चेक है, ये बहुत ही एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस में बनाया गया है। कार्ल उनसे पूछता है, ये मशीनें कहाँ हो सकती हैं? वो बताते हैं, ये कहीं भी हो सकती हैं, जर्मनी, ब्रिटेन या फ्रांस में। और फ्रांस का नाम सुनकर कार्ल को फ्रैंक की माँ की वो बात याद आती है जो उनके घर जाने पर फ्रैंक की माँ ने उनसे कही थी। फ्रांस के उस गांव का जिक्र जहाँ से फ्रैंक की माँ थी। कार्ल को लगता है वो बड़ी मशीनें भी उसी गांव में जरूर होंगी और फ्रैंक भी वहाँ होगा। कार्ल उस गांव में पहुँच जाता है। उस दिन क्रिसमस होती है। जब वो उस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जाता है तो आगे फ्रैंक बहुत सारे चेक्स बना रहा होता है। वो कार्ल को देखता है और कहता है, हैप्पी क्रिसमस कार्ल, हम हमेशा क्रिसमस पर ही बात करते हैं। कार्ल फ्रैंक को कहता है, बाहर 2 दर्जन पुलिस वाले खड़े हैं और वो तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। फ्रैंक उसकी बातों का यकीन नहीं करता। वो कहता है, आज तो क्रिसमस है और बाहर कोई भी पुलिस वाला नहीं है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। फ्रैंक अपने चेक्स उठाता है और बाहर जाने वाला होता है। तभी कार्ल उसे बोलता है, रुक जाओ, अगर तुम बाहर गए तो तुम मारे जाओगे। फ्रैंक पूछता है, क्या ये सच है? कार्ल उसे बोलता है, हाँ। तब फ्रैंक खुद ही हथकड़ियां पहनकर कार्ल के साथ बाहर आ जाता है। तभी फ्रैंक देखता है बाहर तो कोई पुलिस की गाड़ियां नहीं होती। उसे लगता है कार्ल ने उसे बेवकूफ बनाया है। तभी थोड़ी देर बाद बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं और वो फ्रैंक को लेकर चली जाती हैं। और यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में चली जाती है, जहाँ कार्ल फ्रैंक को लेकर उस जहाज में न्यूयॉर्क की ओर जा रहा होता है। फ्रैंक कार्ल को कहता है, तुम्हें याद है ना, प्लेन के लैंड होते ही तुम्हें मेरी बात मेरे डैड से करवानी है। तभी कार्ल उसके पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और उसे बोलता है, फ्रैंक, तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं ये बात तुम्हें न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले नहीं बताना चाहता था, मुझे इस बात का अफसोस है। फ्रैंक ये सुनकर तभी रोने लगता है और कहता है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बाथरूम जाना है। वो टॉयलेट में जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है और तभी प्लेन भी लैंड होने ही वाला होता है। जब बहुत देर तक फ्रैंक बाहर नहीं आता तो कार्ल उसे दरवाजा खोलने को बोलता है। तभी टपलू आता है और दरवाजे को तोड़ देता है और देखता है अंदर तो कोई नहीं होता। असल में फ्रैंक उस टॉयलेट की सीट के नीचे से निकलकर किसी तरह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां प्लेन के टायर्स खुलते हैं और वो वहां से भाग जाता है। वो सीधा भागकर अपनी माँ के पास जाता है, जहां उसकी माँ अपने नए हस्बैंड के साथ रह रही होती है। वो खिड़की के बाहर ही खड़ा होता है। वो एक छोटी सी बच्ची को देखता है। जब वो उससे पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है, तो वो बच्ची फ्रैंक की माँ की ओर इशारा कराती है। तभी फ्रैंक को पता चलता है वो लड़की तो उसकी सौतेली बहन है। उसकी माँ तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उन्हें तो इतना
इतना भी नहीं पता कि फ्रैंक के डैड अब इस दुनिया में नहीं है। ये देखकर फ्रैंक का दिल टूट सा जाता है और तभी वहाँ कार्ल आ जाता है। तभी फ्रैंक कहता है, कार्ल मुझे जल्दी से गाड़ी में बिठाओ और अपने साथ ले चलो। कोर्ट फ्रैंक को 12 साल की सजा सुनाता है और उसे अटलांटा की जेल में भेज देता है। फिर एक दिन कार्ल क्रिसमस वाले दिन फ्रैंक से मिलने के लिए जेल में आता है। फ्रैंक उससे पूछता है, तुम्हारे बैग में क्या है? कार्ल उसे बताता है कि एक ठग है जो चेक कैश करवा रहा है। फ्रैंक उसे बोलता है, मुझे वो चेक दिखाओ। तब वो उस चेक को देखता है और उस चेक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। कार्ल ये सब देखकर हैरान हो जाता है। कार्ल अपने बॉस को लेकर फ्रैंक से मिलने के लिए फिर से आता है। वो फ्रैंक को कई सारे चेक्स दिखाते हैं। वो फ्रैंक को ऑफर करते हैं। वो उससे पूछते हैं, क्या तुम FBI की फाइनेंशियल क्राइम यूनिट में काम करना पसंद करोगे? हम तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं। तुम्हें FBI की निगरानी में रखा जाएगा, जहाँ तुम अपनी सजा के बाकी साल सरकारी नौकरी करके गुजार सकते हो। फ्रैंक FBI के ऑफिस पहुँचता है जहाँ कार्ल काम करता है और पपलू टपलू भी वही काम करते हैं। पपलू टपलू तो उसे ऑफिस में वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। कार्ल उसे उसकी डेस्क दिखाता है। फ्रैंक उससे पूछता है, मुझे यहाँ कब तक काम करना है? कार्ल उसे कहता है, हर रोज जब तक तुम यहाँ हो। अब वो FBI के लिए काम करना शुरू कर देता है। एक दिन फ्रैंक जब रोड से गुजर रहा होता है तो वहाँ शोरूम में एक पायलट की यूनिफॉर्म देखता है। फ्रैंक तो उस FBI के ऑफिस में पागल हो रहा होता है। वो एक एल्बम में अपनी फोटो देखता है और उसे पेन से उखाड़ देता है। वो वही पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर एयरपोर्ट से निकलने लगता है, पर इस बार कार्ल भी उसके पीछे होता है। कार्ल उसे पूछता है, तुमने लुसियाना का लॉ एग्जाम कैसे चीट किया? फ्रैंक उसे बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार्ल उसे बोलता है, अगर तुम यूरोप वापस गए तो तुम वहाँ की जेल से जिंदा नहीं लौटोगे, और अगर यहाँ कुछ ऐसा किया तो तुम्हें वापस अटलांटा की जेल में भेज दिया जाएगा, वो भी 50 सालों के लिए। कार्ल उसे बोलता है, मैंने तुम्हें छुड़ाने में 4 साल लगा दिए। मैंने अपने बॉस और अटॉर्नी जनरल को भरोसा दिलाया था कि तुम कहीं नहीं भागोगे। कार्ल कहता है, आज मैं तुम्हें जाने दूंगा फ्रैंक, आज मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम मंडे तक वापस आ जाओगे। फ्रैंक कहता है, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मैं वापस आ जाऊंगा? तभी कार्ल कहता है, देखो फ्रैंक, तुम्हारा कोई भी पीछा नहीं कर रहा, तुम्हें किसी से अब डरने की जरूरत नहीं। ये कहकर कार्ल वहाँ से चला जाता है और मंडे को अपने ऑफिस में उसके वापस आने का इंतजार कर रहा होता है। बहुत देर हो जाती है, फ्रैंक नहीं आता। जब कार्ल एक चेक को बहुत गौर से देख रहा होता है तभी फ्रैंक आता है और वो कहता है, ये चेक मुझे दिखाओ, मैं इसे देखता हूँ। जब फ्रैंक उस चेक को गौर से देख रहा होता है तभी कार्ल उसे फिर से पूछता है, तुमने लुसियाना का लॉ इंटर एग्जाम कैसे चीट किया? तभी फ्रैंक उसे बताता है, मैंने चीट नहीं किया, मैंने 2 हफ्ते पढ़ाई की और पास हो गया। दोस्तों, फ्रैंक कितना भी बड़ा ठग क्यों ना रहा हो, पर वो एक जीनियस था। उसने FBI के साथ अपनी सजा के बाकी साल काम करके बिताए और बहुत बड़े बड़े बैंक फ्रॉड्स को पकड़वाने में मदद की। उसने 26 साल में अपनी शादी की और उसके 3 बच्चे हैं। अब वो अपनी आराम की लाइफ जी रहा है। दोस्तों, ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं अगली आने वाली इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानियों के साथ। नमस्कार।